नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और रोमांचक उपन्यास भूखा शेर। जब शेर भूखा हो तो वह खतरनाक बन जाता है और भूखे शेर से उसका निवाला छीन लिया जाए तो आदमखोर हो जाता है। देवराज चौहान द्वारा जुआ घर में खतरनाक लूट, भूखा शेर। अनिल मोहन देवराज चौहान सीरीज का रोमांचकारी उपन्यास भूखा शेर। देवराज चौहान ने भीतर कदम रखा। वह जुआ घर और शराब खाना था जिसे कि सरकारी लाइसेंस नहीं पास था, परंतु इलाके के थाने में नोट चढ़ाकर पुलिसिया लाइसेंस प्राप्त कर रखा था। सब कुछ मजे से खुल्लम खुल्ला चल रहा था। अजमेर शहर में यह मात्र एक ही नहीं, ऐसी अनेक जगह थी, परंतु वह जगह खासम खास इसलिए थी कि यहाँ दुनिया भर की हर शराब मौजूद थी जो कि कीमत चुकाने पर हासिल हो सकती थी। जुआ आप अपनी जेब के मुताबिक बड़े से बड़ा खेल सकते हैं, इस बात का भी पूरा इंतजाम था। यूं इस जगह का नाम नाइट रेस्टोरेंट था। नाइट रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे खुल जाता था। नाश्ते से इस रेस्टोरेंट की दिनचर्या आरंभ होती थी। लगभग शाम तक भीतर का माहौल सामान्य रहता था। शाम होते ही जुआरियों और शराबियों की भीड़ लगनी आरंभ हो जाती थी। रेस्टोरेंट का भीतरी माहौल गर्म हो उठता था, परंतु बाहरी तौर पर देखने पर सब कुछ सामान्य नजर आता था। शाम 8 बजे होटल की शिफ्ट भी बदल जाती थी। नया स्टाफ आ जाता था। देवराज चौहान ने उड़ती निगाह चारों तरफ डाली। यह रेस्टोरेंट का छोटा सा किंतु खूबसूरत रिसेप्शन था। 5-7 लोग लॉबी में बैठे थे। रिसेप्शन पर बहुत ही खूबसूरत युवती मौजूद थी। रेस्टोरेंट के स्टाफ का कोई न कोई आदमी आता जाता नजर आ रहा था। देवराज चौहान यहाँ पहली बार आया था, इसी कारण उसे आगे बढ़ने में अटकाव महसूस हो रहा था। वह रिसेप्शन पर युवती के करीब पहुंचा। हेलो, देवराज चौहान मुस्कुराया। हेलो, युवती मुस्कुराई। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ और यहाँ के रास्ते से अनजान हूँ। तो आप रास्ते से वाकिफ होना चाहते हैं? रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराई। इरादा तो ऐसा ही है। देवराज चौहान ने रिसेप्शन का काउंटर हौले से थपथपाया। क्या चाहते हैं आप? कार्ड्स खेलने की जगह बता दीजिए। वहाँ पहुँचकर सब कुछ तो खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। अगर यहाँ कुछ खास होता हो तो उसका जिक्र भी कर दीजिए। रिसेप्शनिस्ट ने वहां से गुजरते होटल के वेटर को देवराज चौहान के साथ कर दिया। देवराज चौहान को साथ लिए वेटर ने एक तरफ लगा दरवाजा खोला और भीतर प्रवेश कर गया। भीतर कई रास्तों और दरवाजे से गुजरने के बाद एक बड़े हॉल में उसे छोड़ गया। देवराज चौहान की निगाहें हर तरफ घूमने लगी। शाम के 6 बज रहे थे। यह जुआ घर था नाइट रेस्टोरेंट का। करीब आधी टेबलें भरी हुई थी। हल्का हल्का शोर पैदा हो रहा था। टेबल पर नोटों का ढेर, ताश के पत्ते और बिस्की के पूरे भरे आधे भरे गिलास मौजूद थे। कुछ टेबलों पर नोटों का ढेर कम था तो कुछ पर ज्यादा। वेटर बिस्की का सामान सर्व करने में व्यस्त थे। एक तरफ करीब 25 फीट लंबी टेबल मौजूद थी जिसके गिर्द कुर्सियां बिछी हुई थी। जुआ घर में मौजूद कोई व्यक्ति आराम से फुर्सत से बैठना चाहे तो बैठ सकता था। माई तरफ कोने में रेस्टोरेंट के स्टाफ की जगह थी, जहां पर जुआ घर को कंट्रोल करने के लिए 8 व्यक्ति मौजूद थे। साथ ही होने वाली किसी गड़बड़ को संभालने के लिए वहां 6 व्यक्ति मौजूद थे। उनकी जेबों के उभार बता रहे थे कि वहां पर रिवॉल्वरें मौजूद हैं। चंद पलों में ही देवराज चौहान ने खुद को इन सब बातों से वाकिफ करा लिया था। वह आगे बढ़ा और टेबलों के बीच में से गुजरते हुए टहलने लगा। 10 मिनट में ही वह उन सब टेबलों के बीच में से गुजर गया जिधर जुआ खेला जा रहा था, और साथ ही साथ हिसाब भी लगा लिया कि इस समय कुल सारी टेबलों पर करीब 25 से 30 लाख की रकम मौजूद है। इसके बाद देवराज चौहान कुछ वक्त बिताने के इरादे से लंबी वाली खाली टेबल पर जा बैठा, जहां 4-6 लोग और भी बैठे थे। वेटर करीब आया। बियर। वेटर चला गया। मिनट भर बाद ही बियर का मग लिए लौटा और देवराज चौहान के सामने रख दिया। वेटर के जाने के बाद देवराज चौहान ने मग उठाकर बियर का घूंट भरा। तभी देवराज चौहान ने 40 वर्षीय सेहतमंद व्यक्ति को अपनी तरफ बढ़ते देखा। वह कमीज पैंट में था। उसके हाव भाव में बला की फुर्ती मौजूद थी। आंखों से वह सख्त और क्रूर सा लगता था। देवराज चौहान के करीब पहुंचकर वह ठिठका और मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में शराफत का नामो निशान नहीं था। मैं बैठ जाऊं? उसके पूछने का अंदाज वास्तव में शरीफाना था। देवराज चौहान ने सहमति भरे स्वर में सर हिला दिया। वह बैठा और सिगरेट सुलगा ली। तुम काफी देर से जुआ घर में टहल रहे हो, खेलने वालों को देख रहे हो। टेबलों पर मौजूद नोटों के ढेरों पर भी तुम्हारी निगाहें जा रही हैं, परंतु किसी टेबल पर बैठने की तुमने चेष्टा नहीं की और वहां आकर बैठ गए। मेरे ख्याल से तुम गलती से जुआ घर की तरफ आ गए हो।
यह बात तुम किस बिना पर कह रहे हो? बोला तो, तुमने किसी टेबल पर बैठने की चेष्टा नहीं की, शायद जेब में माल नहीं लाए। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कुराहट उभरी। जेबों में इतना माल नहीं आ सकता कि यहाँ आकर खेला जा सके। उसने होंठ सिकोड़कर देवराज चौहान के चेहरे पर निगाह डाली। तो यहाँ खेलने के लिए बोरा भर कर लाओगे? नहीं। सूटकेस? वह भी नहीं। ब्रीफकेस? उसकी भी जरूरत नहीं, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। इस बार उस व्यक्ति ने देवराज चौहान को घूरा। तो मुंह में ठूसकर नोटों को लाओगे? इसका मतलब अभी तुम्हें पता ही नहीं कि नोट कहाँ कहाँ ठूसे जाते हैं। एक जगह और भी है जहाँ ठूसे जाते हैं, उसने कड़वे स्वर में कहा। कौन सी जगह? छोड़ो, क्या बताना उस जगह के बारे में। सोचोगे तो खुद ब खुद ही समझ जाओगे। सोचने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ। तुम जैसे लोग उसी जगह पर बंडल बनाकर रखते हैं। देवराज चौहान के शब्दों पर उसके चेहरे पर तिलमिलाहट के भाव उभरे। चेहरे पर क्रोध भी नाचा, परंतु अपने भावों को जब्त कर गया वह। दोनों कई पलों तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। मुझे पठानिया कहते हैं। पठान हो? देवराज चौहान ने लापरवाही से कहते हुए तगड़ा घूंट भरा। इस जुआ घर को कंट्रोल करना मेरी ड्यूटी है, और यहाँ पर वही आ जा सकता है जो जुआ खेलना चाहता हो, जिसकी जेब में नोट हो, पठानिया ने देवराज चौहान को घूरते हुए कहा। और मुझे लगता है ना तो तुम्हें ताश खेलने का शौक है और ना ही तुम्हारे पास खेलने लायक पैसा है। तुम्हारी दोनों ही बातें गलत हैं, पठानिया ने देवराज चौहान को घूरा। तुम ताश खेलना जानते हो? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, मैं तुमसे अच्छी तरह खेल सकता हूँ। पठानिया के चेहरे पर कड़वे भाव उभरे। मुझसे अच्छी तरह खेल सकते हो? पठानिया की आवाज में व्यंग था। हाँ, यह बात अभी साबित हो जाती अगर तुम्हारे पास पैसे होते। बहरहाल बेफजूल के यहाँ आने वाले लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है। तुम भी किसको? मेरे पास पैसा है और खेलने का भी मेरा इरादा है। देवराज चौहान मुस्कुराया। पैसे हैं? कहाँ हैं? तुम्हारे हिसाब से इतने पैसे जेब में तो आ नहीं सकते। सूटकेस, ब्रीफकेस भी तुम्हारे पास नजर नहीं आ रहा, और उस खास जगह भी पैसे रखे हों, मुझे ऐसा नहीं लगता। देवराज चौहान ने बिना कुछ कहे पैंट में फंसा रखी शर्ट बाहर निकालकर ऊपर उठाई। पठानिया ने देखा, कमर के गिर्द पैंट के भीतर 100 और 500 की गड्डियां फंसी हुई थी। पठानिया ने पल भर में हिसाब लगाया। मोटी रकम है। देवराज चौहान ने कमीज नीचे कर ली। अब पठानिया की निगाहों में ही नहीं, उसके स्वर में भी बदलाव आ गया। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ भी माल रखा जाता है। पठानिया के होठों पर मुस्कान उभरी। देवराज चौहान खामोश रहा और एक ही सांस में गिलास खाली कर लिया। खेलोगे? इरादा तो है। किसके साथ खेलना पसंद करोगे? पठानिया ने सिगरेट निकालकर सुलगाई। देवराज चौहान ने वेटर को करीब आने का इशारा करते हुए कहा, जो अच्छा खेलता हो मुझे उसी के साथ खेलना अच्छा लगता है। अगर ऐसा है तो फिर मैं ही तुम्हारे साथ बैठूंगा। वेटर करीब आ पहुंचा। मुझे कोई ऐतराज नहीं, कहने के पश्चात देवराज चौहान ने वेटर को देखा। एक और। वेटर टेबल पर मौजूद खाली मग ले गया। मैं एक टेबल तैयार कराता हूँ, कहने के साथ ही पठानिया उठ गया। देवराज चौहान सब समझ रहा था कि पठानिया उसे मुर्गा बनाकर हलाल करना चाहता है, उसके सारे नोट झटक लेना चाहता है। जाने क्या सोचकर देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान बिखर गई। वेटर दूसरा मग ले आया। देवराज चौहान घूंट भरने लगा। शाम के 8 बज चुके थे। जुआ घर का हॉल खचाखच भर पड़ा था। जिन खेलने वालों को जगह नहीं मिल पाई थी, वह इंतजार में लंबी टेबल पर बैठे थे। देवराज चौहान और पठानिया को खेलते हुए 1 घंटा बीत चुका था, और इस दौरान पठानिया का पलड़ा भारी रहा। देवराज चौहान आधे से अधिक खाली हो चुका था, परंतु उसके चेहरे पर मुस्कान बरकरार थी। खेल जारी ही रहा। 9:30 बजे तक देवराज चौहान का सारा पैसा पठानिया की तरफ सरक गया था। मात्र 100 की एक गड्डी को छोड़कर, यानी कि केवल 10,000 रुपये बचे थे। पठानिया ने विजयी मुस्कान के साथ देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान के चेहरे पर शांत मुस्कुराहट थी। कैसी रही? बढ़िया। खाली कर दिया तुम्हें? अभी नहीं, 10 की गड्डी बची है। देवराज चौहान ने गड्डी थपथपाई। साथ में बैठे अन्य 2 खिलाड़ियों में से एक कह उठा, एक गड्डी बची है तो उसे बचाकर ले जाओ, नहीं तो यह भी जाएगी। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर बोला, मेरे ख्याल में गेम शुरू किया जाए। ख्याल बुरा नहीं, लेकिन 10,000 में क्या खेलोगे? पठानिया ने कहा। जरा भी गेम बढ़ गया तो चाल डालने के लिए तुम्हारे पास पैसे ही नहीं होंगे। ऐसे गेम का क्या फायदा? देवराज चौहान ने पठानिया की आंखों में झांका। पैसे की कमी के कारण गेम नहीं रुकेगा। पक्का? पक्का। ओके, बांटो पत्ते। तुमने ही बांटने हैं। देवराज चौहान ने सिगरेट होठों के बीच फंसाई और गड्डी उठाकर उसे फेंकने लगा। फुरेरी दी, फिर पत्ते बांटे। गेम चालू हो गया।
देवराज चौहान ने बेहद खास अंदाज में दोनों हाथ ऊपर उठाकर अंगड़ाई ली और बालों में उंगलियां फिराई। फिर गड्डी में से नोट निकालकर ब्लाइंड के खाते में टेबल पर डाले। देवराज चौहान ने पत्ते नहीं देखे थे और ना ही देखने का कोई इरादा था। ब्लाइंड पर ब्लाइंड चलती रही। अन्य दोनों खेलने वालों ने पत्ते उठाए। एक तो पत्ते देखकर पैक हो गया, परंतु दूसरा अड़ गया। उसने चाल चली जो कि 6000 की थी। तभी देवराज चौहान को अपने पास किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने निगाहें उठाकर देखा। जगमोहन उसके बगल में खड़ा था। दोनों हाथ उठाकर अंगड़ाई लेने का इशारा जगमोहन के लिए ही था कि उसके जुआ घर में जाने के कुछ देर बाद ही यहाँ आज पहुंचा था। जगमोहन को कुछ भी कहने की जरूरत न पड़ी थी। पल भर में ही उसने माजरा समझा और अपने कपड़ों में से पैसों की कई गड्डियां निकालकर देवराज चौहान के सामने रख दी। कुल मिलाकर वहां 1.5 लाख रुपया था। देवराज चौहान मुस्कुराया। मेरा दोस्त है, इसे साथ लाना पड़ा, क्योंकि सारे पैसे अकेले कैसे लाता, इसलिए इसे थमा दिए थे, इसी बुरे वक्त के लिए। देवराज चौहान हंसा। पठानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता उसकी आंखों में चमक उभर आई थी, यह सोचकर कि यह सारे पैसे भी वह हथिया लेगा, जीत लेगा। खेल चालू था। टेबल पर नोटों का ढेर बढ़ता जा रहा था। पत्ते ना तो देवराज चौहान ने देखे थे और न ही पठानिया ने। तीसरा खेल को बढ़ते देखकर पैक हो गया था। अब देवराज चौहान और पठानिया ही आमने सामने रह गए थे। पठानिया चाहता था कि देवराज चौहान पहले पत्ते उठाकर देखे, जबकि देवराज चौहान के रंग ढंग बता रहे थे कि पत्ते उठाने का उसका दूर दराज तक भी कोई इरादा नहीं है। टेबल पर नोटों का ढेर अब बहुत बढ़ गया था। गेम लंबी जाती देखकर टेबल के गिर्द खिलाड़ियों की भीड़ बढ़ने लगी थी। हर किसी के चेहरे पर उत्सुकता के भाव थे कि गेम कौन जीतता है। दोनों के पत्ते बंद होने के कारण उत्सुकता और बढ़ चुकी थी। टेबल पर 2 लाख के करीब रुपया इकट्ठा हो चुका था। पठानिया के चेहरे पर अब व्याकुलता नाचने लगी थी, जबकि देवराज चौहान बेहद शांत था। कश्मकश में फंसे पठानिया ने पत्ते उठाए, देखे, फिर चाल चल दी। चाल काफी बड़ी रकम की थी। देवराज चौहान ने काउंटर मारा तो पठानिया ने मोटी रकम की चाल पुनः चल दी। वह कुछ निश्चिंत सा नजर आ रहा था, परंतु आंखों में कभी कभार व्याकुलता के भाव मचल उठते, क्योंकि उसके पास मौजूद सारा पैसा टेबल पर आ चुका था। अब थोड़ा सा ही बचा था। वह तगड़ा जुआरी था और मोटी असामियों को खाली करने का काम उसे सौंपा जाता था और उसके लिए उसे रेस्टोरेंट के मालिक से पैसा मिलता था। आज तक वह हारा नहीं था। देवराज चौहान ने टेबल पर मौजूद नोटों को तोला, फिर रकम उस ढेर में डालकर पठानिया से शो मांगी। पठानिया ने फौरन अपने पत्ते खोल दिए। उसके पास 3 गुलाम थे। 3 गुलामों को देखते ही आसपास खड़े लोगों में हलचल मच गई। पठानिया का चेहरा चमक से भर उठा। देवराज चौहान के चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं थे। उसने टेबल पर मौजूद अपने पत्ते खोलने आरंभ किए। एक बेगम, दूसरी बेगम और तीसरी भी बेगम। लोगों में तेज शोर मच गया। पठानिया का चेहरा एकाएक निचुड़ गया। एक ही गेम में वह सब कुछ हार गया था। देवराज चौहान से जीता माल भी और अपना माल भी। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर जगमोहन को देखा। नोटों को समेटो। जगमोहन फौरन टेबल पर मौजूद लाखों के नोटों को समेटने में व्यस्त हो गया। देवराज चौहान ने पठानिया को देखा। अगर तुम और खेलना चाहते हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। नहीं, अब कुछ थकावट सी हो रही है, पठानिया ने फीके स्वर में कहा। देवराज चौहान कंधे उचकाकर रह गया। 3 गुलाम मेरे पास, 3 बेगमें तुम्हारे पास। अजीब बात है यह, पठानिया बोला। नहीं, इसमें जरा भी अजीब नहीं। देवराज चौहान ने पठानिया की आंखों में सीधे सीधे देखा। जो काम तुम 1.5 घंटे से कर रहे थे, वह काम मैंने सिर्फ एक बार ही किया है। यह शब्द सुनते ही पठानिया के दांत भिज गए, मुट्ठियां कस गई। जगमोहन अपने काम में व्यस्त हो गया। चूंकि खुले नोट ज्यादा थे, जगमोहन को समेटने में दिक्कत का सामना करते देखकर पठानिया ने अपने आदमी से कहकर ब्रीफकेस मंगवा दिया। जगमोहन ने सारे नोट ब्रीफकेस में भरने आरंभ कर दिए। देवराज चौहान वहां से हटा और लंबी टेबल पर बैठते हुए सिगरेट सुलगाई। फिर वेटर को इशारे से बुलाकर बियर लाने को कहा। कुछ ही पलों में बियर का मग उसके सामने हाजिर था। देवराज चौहान ने मग उठाकर घूंट भरा कि पठानिया करीब की कुर्सी पर आ बैठा। देवराज चौहान उसे देखकर मुस्कुराया। पठानिया ने हौले से सिर हिलाया, फिर बोला, तुमने कहा था कि जो काम मैं 1.5 घंटे से करता आ रहा हूँ वह तुमने एक बार ही किया है। देवराज चौहान ने प्रश्न भरी निगाहों से पठानिया को देखा। मैं तुम्हारे इन शब्दों का मतलब खुलकर समझना चाहता हूँ, पठानिया बोला। समझकर भी यह सब कह रहे हो? बोलो। पठानिया, तुम ईमानदारी से नहीं खेल रहे थे। ताश की गड्डी जब भी तुम्हारे हाथ आती तो पत्ते लगाने के कमाल से तुम पीछे नहीं हटते। इसमें कोई शक नहीं कि ताश के पत्ते तुम्हारे इशारे पर चलते हैं।
परंतु तुम्हें यह सोचकर चलना चाहिए कि ताश के पत्ते सामने वाले के इशारे पर भी चल सकते हैं। पठानिया ने समझने वाले भाव से सिर हिलाया। तो तुम जान रहे थे कि मेरी उंगलियां ताश की गड्डी पर कमाल दिखा रही थी? हाँ, मुझे तो कब से मालूम था। तो तुमने टोका क्यों नहीं? कमजोर लोग टोकते हैं। देवराज चौहान मुस्कुराया। मैंने भी सोच लिया था कि तुम्हें तुम्हारे ही ढंग से जवाब दूंगा, परंतु ताश की गड्डी मेरे हाथ नहीं आ रही थी। इसी इंतजार में मैं खाली हो गया, और जब ताश की गड्डी मेरे हाथ में आई तो कमाल तुमने देख ही लिया। तुमने पत्ते लगाकर मुझसे लाखों रुपए जीते हैं, यही ना? हाँ, 1.5 घंटा तुम पत्ते लगाकर जीतते रहे, लेकिन आखिरी बाजी मैं ले गया। पठानिया का चेहरा कठोर हो गया। हर जीतने वाला कभी न कभी तो हारता ही है। देवराज चौहान ने मग से तगड़ा घूंट भरा, फिर पठानिया को देखकर कहा, जुआ घर को तुम कंट्रोल करते हो? हाँ। तुम्हारी ड्यूटी के अंदर क्या क्या आता है? देवराज चौहान ने पूछा। क्यों? तुम यह बात क्यों जानना चाहते हो? पठानिया की आंखें सिकुड़ गई। बताऊंगा, पहले मेरी बात का जवाब दो। पठानिया कई पलों तक देवराज चौहान को घूरता रहा। तब तक जगमोहन भी ब्रीफ के सहित वहां आ पहुंचा था। जुआ घर के भीतर हो रहे हर काम की, हर हरकत की जिम्मेदारी मेरी है, पठानिया बोला। अगर कोई गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी तुम पर होगी, काफी हद तक। देवराज चौहान ने जुआ घर में आंखें दौड़ाते हुए कहा। यहाँ करीब 30 टेबलें हैं और हर टेबल फुल है। देवराज चौहान ने जुआ घर में निगाहें दौड़ाते हुए कहा। तो हर टेबल पर नोट है। हर रोज यहाँ मोटा जुआ होता है। तुम कहना क्या चाहते हो? चंद पलों तक देवराज चौहान जुआ घर में निगाहें दौड़ाता रहा, फिर बोला, मेरे ख्याल में रात के 11-12 बजे जुआ अपनी चरम सीमा पर होता है। उस समय यहाँ जुआ चरम सीमा पर चलता है और तब करीब 50 लाख से भी ज्यादा रकम टेबलों पर मौजूद रहती होगी। पठानिया ने देवराज चौहान को देखते हुए सोचपूर्ण मुद्रा में सिर हिलाया। हाँ, सही कह रहे हो। यहाँ सुरक्षा का भी कोई इंतजाम नहीं है। सिर्फ 6 आदमी पूरी प्लानिंग के साथ आए तो आसानी से इस जुआ घर के माल को समेटकर हंसी खुशी ले जा सकते हैं, देवराज चौहान ने कहा। पठानिया ने इस बार कुछ ज्यादा ही सिर को हिलाया। ठीक कहा तुमने, लेकिन 2 दिन के बाद कोई भी ऐसा करने के काबिल नहीं रहेगा। क्यों? जुआ घर बंद हो रहा है क्या? एकाएक पठानिया खड़े होते हुए बोला। मैं अभी आया। कहने के साथ ही पठानिया एक तरफ बैठे स्टाफ के आदमियों की तरफ बढ़ गया और मिनट भर उनसे बात करने के बाद वापस आ गया। इस बीच देवराज चौहान ने बियर के मग को खाली कर दिया था। जगमोहन नोटों से भरे ब्रीफकेस को हौले हौले थपथपा रहा था। पठानिया कुर्सी पर बैठते हुए बोला, जो बात तुमने कही वह 6 महीने से हम लोगों के सामने थी। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इस जुआ घर के पीछे गैलरी में एक ऐसा कमरा तैयार किया गया है जो हर तरफ से सुरक्षित होगा। सुरक्षा के और भी कई इंतजाम हैं। परसों से इन टेबलों पर कैश नहीं बल्कि हमारे द्वारा जारी किए गए टोकन होंगे। खेलने वाला उस कमरे तक जाएगा और नोट देकर उसकी कीमत के बराबर के टोकन ले लेगा। वापसी पर उसके पास जो भी टोकन होंगे उन्हें देकर वह कैश वापस हासिल कर सकता है। चाहे तो अगले दिन या फिर वहां खेलने के लिए कैश वहां छोड़ भी सकता है। जितना कैश वह छोड़ेगा उसे उतने की रसीद मिल जाएगी और हमारे रजिस्टर में भी एंट्री हो जाएगी। जब भी चाहे रसीद दिखाकर अपना छोड़ा कैश वापस ले सकता है। वेरी गुड, यह तो अच्छा इंतजाम है। हम अपना कैश भी वहां छोड़ सकते हैं, जो कि कई बार काफी ज्यादा होता है, पठानिया ने सहज ढंग से कहा। परसों से यहाँ यह सिस्टम चालू हो जाएगा। तभी जगमोहन बोल पड़ा, मेरे ख्याल से अब चला जाए। देवराज चौहान ने सिर हिलाया और कैश लेकर सिगरेट एश ट्रे में मसल दी। जाने से पहले 1000 रुपया स्टाफ के उस काउंटर पर जमा कर देना, पठानिया बोला। क्यों? जगमोहन की गर्दन फौरन घूमी। यह यहाँ का मनोरंजन कर है। हम जनता की सेवा के लिए नहीं बैठे। हर खेलने वाला खेलने से पूर्व ही 1000 रुपया काउंटर पर जमा कराता है। पठानिया के होठों पर मुस्कान उभरी। 1000 रुपया तो ज्यादा है, जगमोहन ने कहा। कोई ज्यादा नहीं है। जब हजारों लाखों का जुआ खेला जा सकता है तो 1000 रुपया भी दिया जा सकता है। इस 1000 रुपये से इस बात की भी गारंटी होती है कि आप बेखौफ जुआ खेल सकते हैं। पुलिस का, कानून का कोई खतरा नहीं। पठानिया मुस्कुरा रहा था। पुलिस वालों को काफी मोटा हफ्ता देना पड़ता है, वह हम अपनी जेब से तो देने से रहे। जगमोहन कुछ कहने वाला था कि देवराज चौहान कह उठा, 1000 रुपया काउंटर पर दो और मेरी बियर का बिल भी चुकता कर दो। मुंह बनाकर ब्रीफकेस थामे जगमोहन उठा और आगे बढ़ गया। फिर आना, पठानिया उठते हुए बोला। तब देखेंगे कि कौन जीतता है। अवश्य, देवराज चौहान मुस्कुराया। पठानिया विदा लेकर अपनी ड्यूटी के कार्यों में व्यस्त हो गया। देवराज चौहान और जगमोहन नाइट रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो उस समय रात के 11 बजे का समय हो रहा था।
दोनों पार्किंग में खड़ी अपनी कार के करीब पहुंचे। नोटों से भरा ब्रीफकेस जगमोहन ने सावधानी और मजबूती से पकड़ रखा था। मन ही मन उसे तसल्ली थी कि कुछ तो हाथ में आया। अंदाजे के तौर पर वह हिसाब लगा चुका था कि उनकी अपनी रकम को छोड़कर 2 लाख के आसपास की रकम ऊपर है। एक शाम के चंद घंटों में 2 लाख का हाथ पूरा नहीं था। शीघ्र ही जगमोहन देवराज चौहान के साथ कार में आ बैठा। चंद ही पलों में कार सड़क पर दौड़ रही थी। जगमोहन ने देवराज चौहान के चेहरे पर नजर डाली। तुम्हारा ख्याल ठीक निकला, जगमोहन बोला। मुझे सही खबर मिली थी कि नाइट क्लब में आम स्वरूप एक ऐसा कमरा बनाया जा रहा है जिससे भेद पाना आसान नहीं, असंभव काम है। नाइट क्लब में गैर कानूनी जुआ होता है। गैर कानूनी काम के लिए इतना पैसा खर्च करके ऐसा कमरा बनाना गौरतलब बात है। गैर कानूनी काम तो ऐसे होते हैं जो आज है तो कल नहीं। उनके लिए ऐसी जगहों का इंतजाम करना समझ से बाहर है। इतनी सी बात ही समझदार बंदे के लिए शक पैदा करने वाली है। मैं पहले ही जानता था कि बात करने पर पठानिया यही कहेगा कि जुआ घर की मौजूदा रकम को सेव करने के लिए ऐसा कमरा बनाया जा रहा है। जो मैंने पूछा उससे ज्यादा ही उसने सफाई दी। इसी से उसके मन का जोर साबित होता है। मतलब कि मामला गहरा है। हाँ, जो हम सोच रहे हैं हकीकतन वही बात है। देवराज चौहान के शब्दों में दृढ़ता थी। जगमोहन कुछ कहने ही वाला था कि देवराज चौहान के माथे पर बल पड़ते देखकर वह चुप कर गया। देवराज चौहान की निगाह कार के भीतर लगे बैक मिरर पर थी, जिससे वह कार के पीछे का दृश्य देख रहा था। जगमोहन की गर्दन भी पीछे की तरफ घूम गई। क्या हुआ? जगमोहन ने पूछा। मेरे ख्याल में, देवराज चौहान ने बैक मिरर पर निगाहें टिकाए सिगरेट का कश लेते हुए कहा, नाइट रेस्टोरेंट से चलने के पश्चात से ही हमारा पीछा किया जा रहा है। पीछा? जगमोहन ने हैरानी से देवराज चौहान को देखा। हाँ, लेकिन यहाँ हमारा पीछा करने वाला कौन आ गया? जगमोहन के होठों से निकला। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कुराहट उभरी, जो कि गहरी होती चली गई। पठानिया जान चुका है कि मैंने जो पैसा जीता है वह पत्ते लगाकर जीता है। ऐसा मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि वह बराबर पत्ते लगाकर खेल रहा था और मुझसे पैसे जीतता जा रहा था। देवराज चौहान ने शांत लहजे में कहा, और अब वही पैसे वापस लेने पठानिया के आदमी हमारे पीछे आ रहे हैं। पक्का? पक्का। यह बात तुम दावे के साथ कैसे कह सकते हो? जगमोहन ने होठ सिकोड़े। क्योंकि हमारा पीछा नाइट रेस्टोरेंट से ही शुरू हो गया था। देवराज चौहान मुस्कुराया। जगमोहन के सिकुड़े होठ भिजते चले गए। तो अब? अपना ठिकाना दिखाने की इच्छा तो मेरी है नहीं। एकाएक देवराज चौहान के जबड़ों में कसाव आ गया। मतलब कि खलास। पठानिया के आदमी हमसे पैसा भी लेकर रहेंगे और इस बात की इजाजत हम कभी भी नहीं दे सकते। देवराज चौहान की आवाज में दरिंदगी भर आई। और इससे पठानिया को सबक भी मिलेगा कि हर कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं होता। हमें किसी मौके पर आगे जाकर पठानिया की जरूरत पड़ सकती है। जगमोहन बोला। जरूरत पड़ने पर वो उन्हीं लोगों का साथ देगा जो दमदार होंगे। सीधे लोगों से तो पठानिया ठीक तरह से बात भी नहीं करेगा। साथ देने की बात तो दूर रही। इसलिए पठानिया को समझा देना जरूरी है कि हम सिर्फ ताश के पत्तों से ही नहीं खेलते, सुलगती तिल्लियों से खेलना भी जानते हैं। जगमोहन ने सख्त इरादे के साथ ब्रीफकेस कार के फुटबोर्ड पर पांवों के पास रखा और जेब से रिवॉल्वर निकालकर उंगली से उसका चैम्बर घुमाया। देवराज चौहान के होठों पर खूनी मुस्कुराहट फैलती चली गई। हमें लड़ाई को लंबा नहीं करना है। रात का मामला है। फायरिंग की आवाज गूंजते ही फौरन पुलिस धमक सकती है। पुलिस के आने से मामला लंबा होगा और आगे जाकर हम जो काम करना चाहते हैं उसमें दिक्कत आ सकती है। पुलिस द्वारा हमें पहचाने जाने से हम खुलकर काम नहीं कर सकेंगे। ठीक कहते हो तुम। यह मामला हमें मिनटों में निपटाना होगा, जगमोहन ने कहर भरे स्वर में कहा। देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट को खिड़की से बाहर फेंका। जगमोहन ने बैक व्यू मिरर में झांका। यह लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? आगे आकर हमारा रास्ता क्यों नहीं रोक रहे? शायद हमारा ठिकाना देखकर आराम से हमें हलाल करने का प्रोग्राम है इनका। देवराज चौहान ने जहरीले स्वर में कहा। मैं कार को सड़क के किनारे रोकने जा रहा हूँ। तुम कार से उतरकर धार मारने के अंदाज में सामने वाली गली में चले जाना। उसके बाद हालात के मुताबिक जो ठीक समझो करना। इन लोगों को बचना नहीं चाहिए। और अगर उन लोगों ने कार को पीछे ही रोका तो? आगे ना आए तो तब की तब देखेंगे। बारात को अब ज्यादा देर अपने पीछे ले जाने से तो रहे। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। उंगली से रिवॉल्वर के चैम्बर को घुमाता रहा। चंद पलों उपरांत देवराज चौहान ने कार को सड़क के किनारे ऐसी जगह रोका जहां सामने गली पड़ रही थी। जगमोहन ने रिवॉल्वर को पैंट में फंसाया और कार से उतरकर गली की तरफ बढ़ गया। फिर देखते ही देखते गली में प्रवेश कर गया। देवराज चौहान बैक मिरर से पीछे वाली कार को देखता रहा, जिसकी हेडलाइट चमक रही थी।
पीछे वाली कार धीमी हुई, फिर रुकी, कई क्षणों तक रुकी रही। फिर कार तेजी से आगे बढ़ी और देखते ही देखते देवराज चौहान की कार के सामने आकर तिरछी मुद्रा में आ खड़ी हुई। देवराज चौहान के होठों पर जहरीली मुस्कान नृत्य कर उठी। पीछा कर रही कार में बैठे आदमियों ने सोचा, अंधेरे में इस सुनसान सड़क पर ही निपटारा कर लिया जाए। पीछा करके और वक्त बर्बाद करने से क्या फायदा। देखते ही देखते कार के दरवाजे खुले और रिवॉल्वर थामे 4 व्यक्तियों ने बाहर कदम रखा और फौरन ही कार को घेर लिया। एक देवराज चौहान के करीब खिड़की पर आ खड़ा हुआ। रिवॉल्वर की नाल कभी देवराज चौहान के गालों को छूती तो कभी सिर, कान को। दूसरा दूसरी खिड़की के पास मौजूद था, जिस तरफ जगमोहन बैठा था। उसका रिवॉल्वर वाला हाथ भी भीतर था और नाल का रुख देवराज चौहान की तरफ। देवराज चौहान की गोद में पड़ी रिवॉल्वर का एहसास उन्हें नहीं हो सका था। अन्य दोनों का ध्यान गली की तरफ था, जहां जगमोहन गया था। देवराज चौहान ने शांत निगाहों से खिड़की के करीब खड़े व्यक्ति को देखा, जो कि चेहरे से ही छटा हुआ बदमाश लग रहा था, जबकि अंधेरे में उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? देवराज चौहान ने पूछा। माल हमारे हवाले करो, वह गुर्राया। कौन सा माल? जो जुआ घर से जीता है, उसने पूर्वता लहजे में कहा। भाई, तुम लोगों को गलतफहमी हुई है, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बकवास मत करो, बदमाश ने दांत भींचकर कहा और भीतर हाथ बढ़ाकर कार की डोम लाइट जला दी। कार के भीतर प्रकाश हो गया, सब कुछ स्पष्ट नजर आने लगा। देवराज चौहान ने गोद में पड़ी रिवॉल्वर को फौरन अपनी टांग के नीचे दबा लिया। उस बदमाश की निगाह फुटबोर्ड पर जा टिकी, जहां ब्रीफकेस था। वह ब्रीफकेस मेरे हवाले करो। लेकिन कोई बकवास नहीं, कोई शब्द नहीं, मैं जो कह रहा हूं वही करो, वरना। देवराज चौहान ने ऐसा शो किया जैसे रिवॉल्वर के भय से उसका कहना मान रहा हो। नीचे झुकते हुए हाथ बढ़ाकर उसने ब्रीफकेस उठाया। सीधा हुआ। खोलो इसे। उसने हाथ में थमी रिवॉल्वर हिलाई। देवराज चौहान ने बिना कुछ कहे टांगों पर ब्रीफकेस रखकर उसे खोला। ब्रीफकेस नोटों से भरा पड़ा था। मैं इसी माल की बात कर रहा था, उसने कहर भरे स्वर में कहा और हाथ मारकर ब्रीफकेस बंद किया। फिर उसे थामकर खिड़की से बाहर निकालकर हाथ में लेने के पश्चात दूसरी खिड़की पर उसी मुद्रा में खड़े अपने साथी से बोला, निपटाकर आ जाना कार में, मामूली सा काम तुम्हारे जिम्मे है। इतना कहने के साथ ही वह ब्रीफकेस और रिवॉल्वर थामे कार की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान ने दूसरे को देखा। दूसरा चेहरे पर मौत से भरी मुस्कान ले आया। वह तो पैसे ले गया, अब तुम क्या निपटाना चाहते हो? देवराज चौहान का स्वर भावहीन था। तुम्हें और तुम्हारे साथी को निपटाना है। हम अपने शिकारों को जिंदा नहीं छोड़ते। तो तुम्हारा इरादा मुझे शूट करने का है? देवराज चौहान की आंखों में वहशी भाव मचल उठे। तुम्हारे साथ तुम्हारे साथी को भी, वह उसी मौत की मुस्कान सहित बोला। कौन हो तुम लोग? कोई भी हो, तुम्हें क्या? किसने भेजा है तुम लोगों को हमारे पीछे? किसी ने भी भेजा हो, तुम्हें क्या? अपनी मौत को देखो और मरने के लिए तैयार हो जाओ, उसने खतरनाक लहजे में कहा और निर्णायक अंदाज में रिवॉल्वर की नाल देवराज चौहान की तरफ कर दी। देवराज चौहान के चेहरे पर जैसे ज्वालामुखी दहक उठा। आंखों में अंगारों की सुलगन व्याप्त हो गई। जबड़ों में कसाव के कारण वह भेड़िया सा लगने लगा। आगे वह जो कुछ भी करने जा रहा था वह ना कर सका, क्योंकि उसी पल रिवॉल्वर का तेज धमाका गूंजा। देवराज चौहान के साथ साथ उस बदमाश की भी निगाहें घूमी। जो व्यक्ति ब्रीफकेस लेकर अपनी कार की तरफ बढ़ा था, वह कार का दरवाजा खोलकर भीतर बैठने जा रहा था कि तेज आवाज के साथ रिवॉल्वर की गोली ने उसकी खोपड़ी खील खील कर दी। वह कार से टकराता हुआ बेजान होकर नीचे जा गिरा। ब्रीफकेस उसके हाथ से छूट गया। देवराज चौहान की कार की रोशनी में सारा नजारा स्पष्ट नजर आ रहा था। कार के भीतर ड्राइवर की सीट पर बैठे व्यक्ति ने कार के इंजन को स्टार्ट कर लिया था, ताकि बात बढ़े तो वह कार सहित निकल सके। देवराज चौहान के करीब खड़ा बदमाश अपने साथी को अचानक शूट किए जाने पर हक्का बक्का सा खड़ा रह गया था। गोली गली में से चली है, इसके साथी ने चलाई है। ध्यान से, इनके पास रिवॉल्वरें भी हैं। जो 2 बदमाश गली की तरफ झांक रहे थे वह आवेश में बोले। इससे पहले कि देवराज चौहान को कवर करने वाला बदमाश संभल पाता, देवराज चौहान ने टांग के नीचे दबा रिवॉल्वर निकाला और उसे शूट कर दिया। कार के भीतर खून के छींटे बिखरे। वह पीठ के बल सड़क पर जा गिरा। उसके गिरते ही देवराज चौहान को खिड़की से चंद कदमों के फासले पर अन्य दोनों बदमाश नजर आए, जो कि हालात समझ चुके थे और दोनों ही पलटकर देवराज चौहान पर गोली चलाने जा रहे थे। लेकिन तब तक देवराज चौहान गोली चला चुका था। गोली एक की खोपड़ी में लगी। उसके साथ ही देवराज चौहान बिजली किसी गति से सीट पर दुबक गया, क्योंकि तब तक दूसरे बदमाश ने उस पर फायर कर दिया था। गोली उसकी सीट की पुष्ट में जा धंसी। उसी पल देवराज चौहान सीधा हुआ और ट्रिगर दबा दिया। गोली चौथे बदमाश की छाती में जा लगी। तभी देवराज चौहान ने इंजन का तेज स्वर सुना।
तिरछी खड़ी कार खिसकने की तैयारी में थी। देवराज चौहान दांत भींचकर बिजली किसी गति से कार से बाहर निकला और फायर कर दिया। गोली कार के पहिए में जा लगी और कार आगे बढ़ने के लिए नाकारा हो गई। देवराज चौहान खतरनाक अंदाज में कार की तरफ बढ़ा। इस बात के प्रति वह हर पल सजग था कि कार के भीतर मौजूद आदमी उसे आसानी से शूट भी कर सकता है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देवराज चौहान रिवॉल्वर थामे कार के ड्राइविंग डोर के समीप जा पहुंचा। बाहर निकालो, देवराज चौहान दांत भींचकर गुर्राया। भीतर मौजूद व्यक्ति ने बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला। कोई चालाकी दिखाने की चेष्टा मत करना। अगर ऐसा कुछ करने का इरादा हो तो अपने साथियों का अंजाम देख लेना, देवराज चौहान ने दरिंदगी भरे लहजे में कहा। तब तक जगमोहन भी वहां आ पहुंचा था और उसने नीचे पड़ा ब्रीफकेस अपने कब्जे में ले लिया था। नोटों को हाथ से जाने देना उसे पसंद कहाँ था। उसके विचार से नोट हाथ से निकल जाएं तो फिर हाथ नहीं आते। दुश्मन हाथ से निकल जाए तो फिर उसे पकड़ा जा सकता है। माया बड़ी बलवान है, ऐसा उसका पक्का विचार था। वह व्यक्ति कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसके चेहरे पर मौत के भय की स्पष्ट छाया देखी जा सकती थी। आंखों में आतंक के भाव लिए वह खड़ा हो गया। मरना चाहते हो? देवराज चौहान ने दरिंदगी से पूछा। नहीं, उसका स्वर कांप रहा था। हमारे पीछे क्यों लगे? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।